नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज वेल कैन सी ऑन स्क्रीन्स इनसाइट्स का एडिटोरियल डिस्कशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया का फूड इनसिक्योरिटी को लेकर के बहुत बड़ा एविडेंस रखने वाली हूं आप सभी के सामने। उम्मीद करती हूं आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं एक चार्ट से। अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क साइकिल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड क्रोनिक डिसीज के इस चार्ट से। जैसे ही फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती है वैसे ही स्ट्रेटजीज आने लगती हैं डाइटरी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। ईटिंग बिहेवियर्स चेंज हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे करके क्रोनिक डिसीज हमारे सामने आने लगती है। जब क्रोनिक डिसीज आती हैं, दूसरी बात यह है कि हमारी एम्प्लॉयबिलिटी कम हो जाती है। हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स, हमारे स्वास्थ्य को लेकर के खर्चे बढ़ जाते हैं। इस वजह से जो हमारे बाकी और खर्चे हैं वो भी बढ़ जाते हैं और हमारी जो इनकम है वो कम हो जाती है, जिस वजह से फूड इनसिक्योरिटी होती है। ये साइकिल इस तरीके से चलता रहता है और इन दी एंड क्या होता है, स्ट्रेस। और स्ट्रेस की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती है। अब अगर बात करें कंटेक्स्ट की, तो कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है दोस्तों कि हाल फिलहाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है और ये जो रिपोर्ट है सोफी की रिपोर्ट है, यानी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इसकी रिपोर्ट पेश हुई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि पूरी दुनिया में भूखमरी से परेशान जितने भी लोग हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आबादी आपको सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिलेगी। तो इस हिसाब से अगर कहा जाए तो पूरी दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा भूखे देशों में से एक है। एस्टिमेट जो प्रेजेंट किए गए हैं वो ये बताते हैं कि 2014 से 19 के बीच में जो फूड इनसिक्योरिटी है वो 3.8% तक बढ़ गई है। तो इस लिहाज से दोस्तों बहुत ज़्यादा नंबर्स जो हैं बढ़ गए हैं लोगों के जो भूखमरी से पीड़ित है। और उन्हीं नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 2014 में जितना नंबर था उससे 6.2 करोड़ और लोग भूखमरी से पीड़ित हो गए हैं और ये नंबर सिर्फ 2019 तक ही बढ़ गया है। यानी कि बीते 4 से 5 वर्षों में टोटल 6 करोड़ से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो भूखमरी की गर्त में जा चुकी है। तो अगर बात की जाए दोस्तों तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये जो रिपोर्ट है ये अकेले सोफी के द्वारा नहीं बल्कि 5 और ऑर्गेनाइजेशंस इसमें मिलते हैं और इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका नाम है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तीसरा है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड इन दी एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये पांचों संस्थाएं एक साथ मिलती हैं और सोफी की रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाती है। अब अगर बात की जाए दोस्तों तो ये जो रिपोर्ट है ये किस काम आती है? इस रिपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि देशों को ये इन्फॉर्म करती है कि हंगर को एंड करने में, भूखमरी का खात्मा करने में आपने किस हद तक प्रोग्रेस की है, किस हद तक आपने अपने गोल्स अचीव किए हैं। गोल्स की अगर बात की जाए दोस्तों तो आप सभी को याद होगा 2030 तक एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने डिसाइड किया हुआ है। इस एजेंडा के तहत कई सारे गोल्स हमने डिसाइड कर दिए हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं। इन गोल्स में आता है फूड सिक्योरिटी को अचीव करना और दूसरा है न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, यानी बहुत बेसिक गोल्स है ये। और दोस्तों अगर बात की जाए इस रिपोर्ट की तो ये जो रिपोर्ट है ये आंखें खोलती है देशों की और वो उन देशों को बताया जाता है कि हंगर को एंड करने की दिशा में आपके प्रोग्रेस सक्सेसफुल साबित नहीं हो रहे हैं। अगर बात की जाए दोस्तों सोफी की, तो जो सोफी है वो ना सिर्फ आंकड़े प्रेजेंट करती है बल्कि 2 मेजर्स भी बताती है जिनके द्वारा आप इस हंगर को मिटिगेट कर सकते हैं। पहला जो मेजर है उसका नाम है POU यानी प्रेवलेंस ऑफ अंडर नोरिशमेंट और दूसरा मेजर है जिसका नाम है PMSFI यानी प्रेवलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटीज। अगर इन्हीं की बात की जाए दोस्तों तो सोफी जो है इसके आंकड़े इवोल्यूशन ऑफ हंगर सबसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव माना जाता है पूरी दुनिया में। कई सारी कंट्रीज इसके आंकड़ों पे रिलायबल रहती है, विश्वास करती है और अकॉर्डिंगली हंगर को मिटिगेट करने के लिए स्ट्रेटजी का निर्माण किया जाता है। तो अगर बात की जाए सोफी की तो 2017 से सोफी ने
फूड इनसिक्योरिटी को लेकर के दो मेन की मेजर्स प्रेजेंट किए हैं। सबसे पहला है प्रेवलेंस ऑफ अंडर नोरिशमेंट, जिसको POU बोला जाता है, और दूसरा है प्रेवलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी, यानी जिसको PMSFI बोला जाता है। और ये दोनों ही जो मेजर्स हैं ये इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट 2.1 को अचीव करने के लिए। और इसमें क्या आता है, एंड ऑफ हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी। तो मेनली फूड इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए जो सोफी है वो काम करता है। अगर बात की जाए इसके पहले मेजर की, जिसका नाम है प्रेवलेंस ऑफ अंडर नोरिशमेंट यानी POU, ये जो POU है इसका मेन फोकस कहाँ पे होता है? इसका मेन फोकस होता है उस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पे जिसमें बहुत लंबे समय से कैलोरीज की डेफिशिएंसी देखी जा रही है। तो ऐसी आबादी जो लंबे समय से कैलोरीज की डेफिशिएंसी फेस कर रही है, इस डेफिशिएंसी से जूझ रही है, उस आबादी पे नज़र रखता है POU। और दूसरी तरफ अगर हम PMSFI की बात करें तो PMSFI ये बताता है कि आपकी टोटल पॉपुलेशन में से कितना % ऐसा हिस्सा है जिसको न्यूट्रिशियस फूड तो दूर एडिक्वेट फूड ही नहीं मिल पा रहा है, जिसको खाना ही नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से एक तरफ POU ये बताता है कि कितने % लोग ऐसे हैं जिसमें पहले से ही कैलोरीज की कमी आ रही है, दूसरी तरफ PMSFI ये बताता है कि कितने % लोग ऐसे हैं जिसको 2 कोर निवाले भी नहीं नसीब हो पा रहे हैं। अगर POU की स्पेसिफिकली बात की जाए दोस्तों, तो POU ये बताता है, इसके जो एस्टिमेट होते हैं ये पूरी तरीके से फूड बैलेंस शीट पे निर्भर करते हैं और उन नेशनल सर्वेस पे निर्भर करते हैं जो कंट्रीज के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। अब अगर POU की ही बात की जाए तो इसके डाटा उतने रिलायबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कई बार जो कंजम्पशन सर्वेज हैं ये करवा तो दिए जाते हैं लेकिन इनके डाटा को रिलीज नहीं किया जाता है। इंडिया ने भी ऐसा ही किया है, कंजम्पशन सर्वे करवा तो दिया है लेकिन इसके लेटेस्ट डाटा को अभी तक रिलीज नहीं किया है। तो अगर POU की जो रिपोर्ट हाल फिलहाल में आई है वो पिछले यानी पुराने डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में आई है। अब अगर बात की जाए दोस्तों तो कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो सर्वे तो करवा देती है लेकिन ये सर्वे भी इनफ्रीक्वेंटली होते हैं, कोई निश्चित समय नहीं होता है, ये सर्वे कभी भी कंडक्ट करवा दिए जाते हैं। और मोस्टली जो इसका POU का डाटा होता है इसी वजह से कहा जाता है कि आउटडेटेड डाटा पे अपना सर्वे दिखाता है, अपना एस्टिमेट प्रेजेंट करता है। इस वजह से क्या होता है कि ये इतना रिलायबल नहीं होता है क्योंकि पुराने डाटा के अकॉर्डिंग ये अपने डाटा को पेश करता है। अब अगर बात की जाए दूसरी तरफ PMSFI की, तो ये ग्राउंड रियलिटी बेस्ड डाटा होता है, यानी कि PMSFI का जो डाटा होता है ये वार्षिक सर्वे के अकॉर्डिंग होता है, यानी एनुअल सर्वे बेस्ड ये डाटा होता है। और ये सर्वे कई सारे मेन एस्पेक्ट्स को अपने अंदर समाते हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी, फूड शॉर्टेज, किस कंट्री में किस हद तक फूड शॉर्टेज है, लोगों ने किस हद तक मील्स को स्किप किया है, जानबूझकर किया है या गलती से हो गई है या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि डाइवर्सिटी ऑफ डाइट हुई है, यानी डाइट पैटर्न में चेंज आया है और ये चेंज लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से आया है, ये कैसे आया है। तो इस तरीके से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेसिस पे एनुअल सर्वे करवाया जाता है और इसी एनुअल सर्वे के बेसिस पे PMSFI अपनी रिपोर्ट पेश करता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि PMSFI सॉलिड कंसेप्चुअल रिपोर्ट पेश करता है। इस वजह से क्या होता है कि FIES और PMFSI इन दोनों का जो डाटा होता है ये पूरी दुनिया के कई सारे देशों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, यानी वाइडली एक्सेप्टेड डाटा होता है। इंडिया की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो FAO-GWP का जो सर्वे है ये रिलायबल होता है। ठीक है, इंडिया में फूड के हिसाब से ये सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है इसके द्वारा। इंडिया इज अमंग द फ्यू कंट्रीज दैट डू नॉट अलाउ पब्लिकेशन ऑफ एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन दीज सर्वेज। तो इंडिया कई सारे ऐसे कंट्रीज में से एक कंट्री है जो इन सर्वेज के आधार पे जो डाटा निकल के आता है उसको पब्लिश नहीं होने देता है, यानी पब्लिकेशन अलाउड नहीं है। कंसिक्वेंटली एज इन द पास्ट ईयर्स PMSFI का जो डाटा है इंडिया का वो सोफी में पब्लिश हो ही नहीं पाता है, लेकिन PMSFI अपना काम तो कर रहा है और वो अपना डाटा जो है इंडिया को दिखा भी रहा है। अब अगर बात करें दोस्तों स्पेसिफिकली इंडिया की, तो इंडिया के लिए बहुत भयानक तस्वीर सामने पेश की है PMSFI ने और इस तस्वीर के हिसाब से
इंडिया जो है ग्लोबल बर्डन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी के रूप में काम कर रहा है। यानी पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा भूखमरी किसी भी दूसरी कंट्री में नहीं है जितनी ज़्यादा इंडिया में है। दीज एस्टिमेट शोज दैट वाइल 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, यानी कि दोस्तों 2014 से 2016 के समय में भारत की कुल आबादी का 8% मॉडरेट से सीवियर फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहा था। यानी ये कितना था? 8% था। आंकड़े इतना चौंका देते हैं कि 2017 से 2019 में ही ये जो परसेंट है 31.5% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि दोस्तों सीधा सीधा ये है कि 2014 से 16 में 42.65 करोड़ ऐसे लोग थे जो भूखमरी से पीड़ित थे, और वहीं अब अगर बात की जाए 2017 से 19 के डाटा की तो ये बढ़कर 48.86 करोड़ हो गया है। यानी कि लगभग 49 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भारत में भूखमरी फेस कर रहे हैं, जिनको खाने के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों कितनी हैरानी वाली बात है, 8% से बढ़ करके ये डाटा कुछ ही वर्षों में 2-3 वर्षों में ही 31.5% से ज़्यादा हो गया है। यानी ड्रास्टिकली इंडिया में इनसिक्योरिटी ऑफ फूड अपना पैर पसार रहा है। ये नया पेंडेमिक जो है बनके सामने आ रहा है। इंडिया, इसको ग्लोबल बर्डन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 2017 से 19 के स्लॉट में पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे इस हद तक, यानी 22% जो इंडिया की पॉपुलेशन है अब वो ऐसी है जो पूरी दुनिया का ग्लोबल बर्डन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी कैरी किए हुए है। यानी कि दोस्तों इंडिया बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है इस लिहाज से। It is also noteworthy that while the PMSFI increased in India by 3.7%, तो दोस्तों एक तरफ इंडिया बुरा परफॉर्म कर रहा है, इंडिया में ये जो नंबर है ये बढ़ गया है, 3.7% तक भूखमरी बढ़ गई है। वहीं अगर हम बाकी साउथ एशिया की कंट्रीज़ की बात करें, यहाँ पे जो भूखमरी है यहाँ पे कंपैरेटिवली 0.5% की गिरावट देखी गई है। तो एक तरफ दोस्तों इंडिया जहाँ पे भूखमरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ साउथ एशिया की कंट्रीज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वहाँ पे भूखमरी बढ़ी नहीं है बल्कि 0.5% तक कम हो गई है। एक और फैक्ट ये है दोस्तों कि इंडिया का जो NSSO है यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसके द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसका नाम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डाटा, और ये 2017 से 18 में कंडक्ट किया गया था। इस डाटा, ये जो लेटेस्ट डाटा है, लेटेस्ट सर्वे था, इसका अभी तक भी डाटा रिलीज़ नहीं किया गया है। तो यानी कि सोफी के द्वारा जो डाटा अभी रिलीज़ किया गया है, जो रिपोर्ट पेश की गई है, वो पुराने सर्वे के आधार पे की गई है। ये जो नया सर्वे है इसके आधार पे अभी तक भी रिपोर्ट रिलीज़ नहीं की गई है, क्योंकि इंडिया को गवर्नमेंट की तरफ से ही इस सर्वे का जो लेटेस्ट डाटा है अभी तक भी जग जाहिर नहीं किया गया है। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है दोस्तों कि अगर आप जब तक डाटा को छुपाते रहेंगे, जब तक असलियत से मुंह मोड़ते रहेंगे, तब तक हम पॉवर्टी को मिटिगेट करने के लिए, फूड कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए प्रॉपर मेजर्स नहीं ले सकते। और इसीलिए दोस्तों भारत में भूखमरी लगातार बढ़ती जा रही है। एक और बात यह है कि जब तक भारत इस सर्वे को छुपाता रहेगा, इस डाटा को छुपाता रहेगा, इस वजह से क्या होगा कि लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा फ्रॉम दिस कंजम्पशन सर्वे, इससे ये बात में निकल के आई है कि FAO का जो POU का एस्टिमेट है इंडिया के लिए, ये प्रॉपर नहीं है, ये पुराने डाटा के आधार पे ही निर्धारित कर दिया गया है। जो नया डाटा है उसमें सिचुएशन और भी ज़्यादा ड्रास्टिक निकल के आ सकती है। अब दोस्तों ये है कि रेगुलर अवेलेबिलिटी होती नहीं है। कंजम्पशन सर्वे कई सारी कंट्रीज़ करवा देती हैं, लेकिन इन सर्वेज का जो डाटा है इनको छुपा लिया जाता है, इनको जग जाहिर नहीं किया जाता है। तो बहुत बड़ी समस्या आती है दोस्तों कि हम फूड हंगर को कैसे मिटिगेट कर सके। तो अब एक रास्ता अगर आप बंद कर रहे हैं तो दूसरा रास्ता तो निकालना पड़ेगा। दूसरा रास्ता ये है कि FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई वाइज डाटा के हिसाब से अब सर्वे कंडक्ट कराता है। यानी कि सप्लाई वाइज डाटा के हिसाब से ये देखा जाता है कि पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति इंसानों को कितना फूड अवेलेबल हो रहा है, और उसी अवेलेबिलिटी के हिसाब से पर कैपिटा कैलोरी इनटेक कितना हो रहा है। तो इस हिसाब से दोस्तों कई सारे
एक्शंस लेने की ज़रूरत है, जिससे कि इंडिया में ये जो फूड इनसिक्योरिटी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा मिटिगेट किया जा सके। अब अगर बात की जाए तो इंडिया इतना बुरा परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है इंडिया में इस लेवल की फूड इनसिक्योरिटी का? तो रीज़न सिर्फ एक है दोस्तों, लोगों के पास पैसा नहीं है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बढ़ रहा है। बीते कुछ वर्षों में आपने कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी देखी होंगी जिसमें हमारी जो कृषि है, कृषि में बहुत ज़्यादा क्राइसिस, बहुत ज़्यादा संकट निकल के सामने आ रहे हैं। तो इस वजह से लोगों को, किसानों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी श्रिंक हुई है, यानी कम हुई है। रोजगार के अवसर धीरे धीरे करके कम हुए हैं, घटते गए हैं। अब जब लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो उनके पास पैसा नहीं आएगा। जब उनके पास पैसा नहीं आएगा तो फिर वो इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकेंगे? तो इस वजह से दोस्तों कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिल करके इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को बढ़ा ही रहे हैं, जिस वजह से भारत में भुखमरी लगातार बढ़ती जा रही है। जो अभी हाल फिलहाल का जो डाटा निकल के आया है PLFS का, यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, इस डाटा के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि बीते 40 वर्षों में दोस्तों, बीते 40 वर्षों में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी जितनी अभी कुछ हाल फिलहाल के वर्षों में ही बढ़ गई है। यानी लास्ट 4 डिकेड्स में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी नहीं थी जितनी हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में अचानक से बढ़ गई है। एक और बात यह है दोस्तों कि सरकार चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं उनका यही मानना है कि डीमोनेटाइजेशन और उसके बाद GST, इन दोनों ने ही भारत की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। और उसके बाद जैसे ही कोरोना वायरस पैंडेमिक आया है, इसने तो भारत की इकोनॉमी को बिल्कुल बर्बादी के कगार पे ला दिया है। अब अगर बात की जाए कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है? कंक्लूजन ये है दोस्तों कि किसी एक पर्टिकुलर देश में बीमारी आ गई, उस बीमारी ने पूरी दुनिया को बीमार कर दिया, और बीमारी से बचने के लिए अचानक से लंबा लॉकडाउन लगा दिया गया इंडिया में। अब ये जो लंबा लॉकडाउन है, इस वजह से क्या होता है कि लोगों के पास पैसा नहीं आता है, रोजगार छिन जाता है। रोजगार चला गया तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ सरकार का ध्यान गया, और दूसरा किस तरफ फोकस शिफ्ट हो गया? हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी की तरफ लोगों का जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया। विद सडन लॉस ऑफ लाइवलीहुड, जैसे मैंने आपको बताया कि रोजगार अचानक से चला गया, लोगों के पास जॉब नहीं है, तो मिडिल क्लास तो ऑलरेडी सफ़र कर ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव पड़ा है वो पुअर क्लास पे पड़ा है, यानी गरीब लोगों पे पड़ा है। गरीब तबका इस हद तक मजबूर हो गया है कि उसके पास अब फूड सिक्योरिटी है ही नहीं, खाने पीने के लिए भी उसके पास सामान है ही नहीं। भूखमरी से, स्टारवेशन से वो पीड़ित हो रहा है। और इसी वजह से दोस्तों स्टारवेशन यानी भूखमरी से मरने की भी रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में मीडिया में हमें देखने को मिली थी। ठीक है, गिवन these estimates of PMSFI provide an important baseline estimates for the situation before COVID-19 pandemic। दोस्तों ये जो सारा का सारा डाटा है, ये जो सारी की सारी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड-19 पैंडेमिक से पहले की है। कोविड-19 पैंडेमिक से पहले ही 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नए नए शामिल हुए हैं भूखमरी वाली लिस्ट में। तो अगर दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक से पहले ये हाल है, तो इमेजिन कीजिए कि कोविड-19 के दौरान कितना भयानक हाल सामने आ सकता है। अब इस सच्चाई से मुंह नहीं छुपाया जा सकता है। जितना जल्दी हो, सरकार को ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा जल्दी सरकार जो है एक नेशनल सर्वे ऑन फूड इनसिक्योरिटी पे कंडक्ट करवाए, सो दैट एक्चुअल इमेज हमारे सामने आ सके, हमें यह पता चल सके कि कोविड-19 पैंडेमिक का जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो कितना गहरा है, कितना भयानक है फूड सिक्योरिटी के लिहाज से, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी इस समस्या से निपटान पाया जा सके। उम्मीद करती हूँ आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।